जिंदगी की राह में चल पड़ा हूँ, इस पथरीले रास्ते पर मैं अकेला खड़ा हूँ। दे मौका मुझे यह जिंदगी, मैं तुझे दिखा दूँ कि मैं आसमान से भी बड़ा हूँ। तो जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एएस एकेडमी पर। मैं अमित आपके सामने लाया हूँ एक डीएसएसबी पीआरटी के लिए अचूक रामबाण, जो कि हमारा मॉडल पेपर 3 है सीडीपी के लिए। इसमें मोस्टली मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही लेता हूँ और जिसको डिस्कशन करके हम अपना आगे एक माइंड सेट बना लेते हैं कि कैसे हमारे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो ये मॉडल पेपर 3 है। इससे पहले 2 आ चुके हैं, आप उससे देखिए ज़रूर और अपना परफॉर्मेंस को और स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा। बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है। अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि, ठीक है, मनोवैज्ञानिक विधि है। रेटिंग स्केल, प्रश्नावली विधि और केस स्टडी विधि या प्रयोगात्मक विधि। देखिए, इस सेशन को हम बड़े ही इम्तिनान से देंगे, बड़े ही अच्छे तरीके से सोच समझ के, कोई जल्दबाजी नहीं है। हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन और बताएंगे। आप स्क्रीन से ज़्यादा मेरी आवाज़ पे या मेरी बातों पे ध्यान देना, उससे आपके और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, तो बालक के व्यक्तिगत अध्ययन के लिए, व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअल, किसी पर्टिकुलर बालक पे हमें अध्ययन करना है, उसके बारे में जानना है, तो हम कौन सी मेथड को अच्छी तरीक़ा से उपयोग कर सकते हैं। रेटिंग स्केल हमारा मेजरमेंट के लिए होता है, ठीक है, और प्रश्नावली विधि हमारी एक अध्ययन विधि तो है, लेकिन हम इसे ग्रुप में भी इम्प्लीमेंट करके इसका रिजल्ट ले सकते हैं। केस स्टडी एक ऐसी विधि है जिसे हम पर्टिकुलर बच्चे पर या पर्टिकुलर किसी भी स्कूल पर, पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल पर प्रयोग करके उसके बारे में, उसका इतिहास, उसका सब चीज़ जान सकते हैं और उसका अच्छी तरीक़ा से केस स्टडी कर सकते हैं कि उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, वो इमोशनली कितना स्ट्रांग है, वो सोशली कितना स्ट्रांग है, उसका कैसे कैसे वो सर्कमटेंसेस में पला बड़ा हुआ है। तो केस स्टडी से हम ये सब जान सकते हैं। इसका नंबर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा। सीमा हर पार्ट को बहुत जल्दी सीख लेती है। ठीक है, सीमा हर पार्ट को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह किस प्रकार के सिद्धांत को दर्शाता है? मतलब एक सीमा है और दूसरी लीना है। सीमा जो है वो किसी पार्ट को पढ़ती है और वो अच्छी तरीक़ा से उसे एक ही बार में सीख लेती है, लेकिन लीना जो है उस पर मतलब कैचिंग पावर उसकी अच्छी नहीं है। तो वो किस सिद्धांत को दर्शाते हैं? व्यक्तिगत भिन्नता, अंतःसंबंध, निरंतरता और सामान्य से विशिष्ट। ठीक, इसमें क्या, वो दोनों अलग अलग हैं, मतलब इंडिविजुअली डिफरेंट है। ठीक है, इंडिविजुअली डिफरेंट है तो उनके इंडिविजुअल डिफरेंस जरूर होगा, उनका डेवलपमेंट अलग जरूर होगा, उनका सोशल डेवलपमेंट अलग होगा, उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलग होगा, उनकी इमोशनल डेवलपमेंट अलग होगा, उनकी मेमोरी अलग होगी, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट अलग होगा। इसीलिए वो व्यक्तिगत भिन्नता को दर्शाते हैं। यह सिद्धांत व्यक्तिगत भिन्नता को दर्शाता है। ठीक है, निरंतरता का सिद्धांत हमारे विकास को दर्शाता है, जो कि कंसेप्शन पीरियड से लेकर मृत्यु मतलब डेथ तक चलता रहता है। और ये आप जब से आपने सीडीपी पढ़ना शुरू किया है, ये आप सुनते ही आ रहे हैं कि विकास जो है वो सतत प्रक्रिया है जी, मरणोपरांत, मतलब मरणोपरांत नहीं, मरने तक ही चलती है। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्यों? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, ठीक है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इंडिविजुअली मतलब किसी एक बच्चे पर, क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, आप उस पर एक बच्चे मतलब अलग अलग बच्चों पर ध्यान देना आवश्यक है, क्यों? शिक्षार्थी हमेशा समूह में बेहतर सीखते हैं। ठीक है, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यों में ऐसे ही बताया गया है। ठीक है, अगर जहाँ भी ऐसे ही ओनली मतलब ओनली शब्द, ऐसे शब्द आते हैं, वो सब नेगेटिव में जाते हैं। पेडागॉजी ये पेडागॉजी में ये सब नेगेटिव में जाते हैं। इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षक को बेहतर अवसर मिलते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 3। हमें
शिक्षक के बारे में नहीं सोचना है, उसे अवसर मिले ना मिले, हमें बच्चे के बारे में सोचना है। CDP का ये मेन रूल है कि बच्चा सर्वोपरि है, बच्चे का नुकसान नहीं होना चाहिए, चाहे टीचर का नुकसान हो जाए, ये ध्यान रखिएगा। तो चौथा ऑप्शन है बच्चे की विकास दर भिन्न होती है और विभिन्न तरीकों से सीखते हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ के आए कि इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, वो अलग अलग जहाँ पढ़ के आते हैं बच्चे, मतलब रह के आते हैं, उनके सोशल इन्वायरमेंट अलग होता है, तो उनकी विकास की दर अलग अलग होती है। कोई अगर फेवरेबल कंडीशन में डेवलप हो रहा है तो वो अच्छा डेवलप हो जाएगा, उसकी सक्सेस के चांसेस सबसे अच्छे होंगे। और जो अनफेवरेबल कंडीशन में डेवलप हो रहा है तो उसे संघर्ष करके डेवलप होना पड़ेगा। ठीक है, ये पिछली बार भी बताया था मैंने कि बच्चा, ये किसने कहा था कि मोस्टली बच्चे, मतलब बच्चे जो हैं संघर्ष करके अपना विकास करते हैं, ये किसने कहा था आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। तो इसका नंबर ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बच्चों की विभिन्न सीखने की दरें होती हैं, विकास की दरें होती हैं और वो विभिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। ठीक है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। मतलब अगर शिक्षक है कोई, मान लीजिए आप शिक्षक हैं, ठीक है, और आपको बच्चे के विकास के सिद्धांत, बच्चे के कैसा विकास होता है उसके सिद्धांत पता है, तो आपको क्या समझ में आएगा बच्चे के बारे में, आप क्या उसे फैसिलिटी दे सकते हैं, उसे आप क्या इन्वायरमेंट दे सकते हैं क्लास में, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो आप ऑप्शन पढ़िए, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए, या औचित्य स्थापित करने में। ठीक है, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संशोधित करने में। ऑप्शन नंबर 2 ये है। ठीक, देखिए आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता, आप चेक कीजिए। शिक्षार्थी सामाजिक स्तर को पहचानने में। ठीक है, शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को जानने में। ठीक है, अब यहाँ पे उसके डेवलपमेंट की बात आ रही है। हमें बच्चे के ऊपर स्टडी नहीं करनी है कि हम उसका पूरा बैकग्राउंड जाने, हमें बच्चे का चहुमुखी, मतलब देखिए ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। तो हम उसकी आर्थिक इकोनॉमिक कंडीशन को नहीं जानेंगे, ये एक नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि हमें बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। उसके पेरेंटल, उसकी इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, उससे टीचर का कोई लेना देना नहीं है। शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। ठीक है, नहीं, ये भी नहीं है। शिक्षार्थियों को भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संशोधित करने में, ये होगा। क्यों होगा कि शिक्षार्थी अलग अलग तरीके से सीखता है, जिससे टीचर और मॉडिफाई करके अपने टीचिंग स्किल में अच्छी तरीक़ा से उसको प्रोवाइड कराता है, इंडिविजुअली डिफरेंस को फॉलो करता है। विकास हम सब में अलग अलग प्रक्रिया से होता है, लेकिन होता सतत है, मतलब होता कंटिन्यूस है, ये आप समझिए। विकास सब में होगा, लेकिन उसकी दर सब में सेम नहीं होगी, सब में डिफरेंट होगी। मैंने अभी बताया था कि कंडीशन के अकॉर्डिंग विकास की दर चेंज होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। आपको वहाँ CDP में लगभग 5 क्वेश्चन नहीं वाले मिलेंगे, आप ये ध्यान रखो, 5 क्वेश्चन नहीं वाले मिलेंगे, इसीलिए मैं आज नहीं वाले क्वेश्चन ज़्यादा लेकर आया हूँ। तो पहला ऑप्शन है इसमें, सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, ये भी ठीक है। सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, ये भी ठीक है। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, ये भी ठीक है। नहीं, ठीक है, विकास और अधिगम समान गति से आगे नहीं बढ़ते। क्यों नहीं बढ़ते? अधिगम किसी का लेट होता है, लेकिन विकास चलता रहता है, क्योंकि विकास में एक और मेन फैक्टर है, विकास का ही एक पार्ट ग्रोथ है, और ग्रोथ हमारे फिजिकल डेवलपमेंट को दिखाती है, जो कि हमारा डेवलपमेंट के साथ, मतलब विकास के साथ हमारी ग्रोथ भी होती रहती है। अधिगम उससे
हो ना हो, अधिगम आपके व्यवहार पे डिपेंड करता है, आपके मोटिवेशन पे डिपेंड करता है कि आप कितने मोटिवेट हैं, आप कितना इंटरेस्ट है किसी चीज़ को सीखने में और किसी चीज़ को जानने में। तो वो हमारे विकास के साथ साथ नहीं चलेगी। आप लर्निंग को डिले भी कर सकते हैं और आगे भी बढ़ा सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये गलत है क्योंकि नहीं पूछा है इसमें, ये गलत है। ये भी सही है, ये भी। ऑप्शन तीनों ऊपर ऊपर वाले बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6, विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, गलत है। ठीक है, विकास एक परिणामात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है विकास परिपक्वता और अधिगम पर आधारित होता है। अभी अभी मैंने अधिगम को भी बताया था और विकास को भी बताया था कि ये दोनों आधारित होते हैं या नहीं होते हैं। सोचिए, विकास वंशानुगति तथा वातावरण के बीच, ये थको काट लीजिएगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। विकास वंशानुगत और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है। ये भी ठीक है। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है और फिर भी बच्चे में व्यक्तिगत भिन्नता बहुत होती है। क्या ये भी ठीक है? बताइए। ठीक, अब इसमें क्या है? इसमें क्या पूछ रहा है? गलत। तो हमने ये पढ़ा था अभी, चौथा ऑप्शन देखिए आप, प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरेगा। ठीक है, बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता होंगी, सेम बच्चा कोई नहीं होगा, उनके फिजिक भी अलग होगी, उनका सोशल डेवलपमेंट भी अलग होगा, इमोशनल डेवलपमेंट भी अलग होगा, फिजिकल डेवलपमेंट भी अलग ही होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है। वो पूछ रहा है गलत है। विकास वंशानुगत तथा वातावरण के बीच क्या है? ठीक है, ये किसने कहा था? विकास डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड हेरिडिटी। एनवायरमेंट एंड हेरिडिटी मतलब वंशानुगत मतलब वो अनुवांशिकता और वातावरण का गुणनफल ही हमारा विकास है। ये कहा था वुडवर्थ महोदया ने, जो कि बिल्कुल एक परफेक्ट डेफिनेशन थी एक डेवलपमेंट को लेकर। मोस्टली इसको बहुत सारे लेते हैं कि नेचर और नर्चर डिबेट क्या है, उसमें हम आगे जानेंगे, किसी मैं डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें जानेंगे नेचर और नर्चर डिबेट क्या है। लेकिन वुडवर्थ ने ये कहा था कि वंशानुक्रम मतलब वंशानुगत जो होती है, हेरिडिटी जो होती है हमारी, और इन्वायरमेंट जो होता है, डेवलपमेंट, इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये पूछ रहा है गलत, ध्यान दीजिएगा। विकास परिपक्वता अधिगम पर आधारित होता है, ये भी बिल्कुल सही है। विकास परिपक्वता और अधिगम पर आधारित होता है। जैसे जैसे व्यक्ति बढ़ता जाएगा, डेवलप होता जाएगा, तो विकास ऑटोमेटिकली उसका होता जाएगा। विकास होते ही होते वो परिपक्व होने लग जाएगा। ये दोनों आधारित होते हैं। विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन, विकास का आप मापन नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप मापन किसका कर सकते हैं? आप मापन कर सकते हैं ग्रोथ का। ठीक है, शारीरिक ग्रोथ का आप मापन कर सकते हैं कि इसकी लंबाई 6 फुट है, इसकी लंबाई 5 फुट है, इसका सीना 36 इंच का है, इसका सीना 56 इंच का है। ठीक है, इसके बाल काले हैं, इसके बाल नीले हैं। लेकिन विकास को आप इसे डिफाइन नहीं कर सकते, किसी मेजरमेंट यूनिट से आप विकास को डिफाइन नहीं कर सकते। ये आप ध्यान रखिएगा। मेजरमेंट किसे कर सकते हैं? सिर्फ ग्रोथ को, ये ध्यान रखिएगा। विकास को हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा अभिवृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास, अभिवृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है। समान प्रतिमान का सिद्धांत, ठीक है, समान प्रतिमान का सिद्धांत या विशिष्ट के सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत। आप ध्यान से पढ़िएगा इसको। विशिष्ट के सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 3 सतत विकास का सिद्धांत, और ऑप्शन नंबर 4 व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। क्या लगता है आपको क्या हो सकता है इसमें?
मुझे तो दो तो बिल्कुल करेक्ट लग रहे हैं। कौन कौन से? सतत विकास, ये हम सुनते आ रहे हैं। व्यक्तिगत भिन्नता, ये भी हम सुनते आ रहे हैं। समान प्रतिमान क्या होता है? समान प्रतिमान होता है यूनिफॉर्म पैटर्न। जो हमारा विकास है ना, वो एक यूनिफॉर्म पैटर्न में चलेगा आगे। इसके बाद इसका डेवलपमेंट होगा तो उसी का होगा। जैसे मान लीजिए हमारा डेवलपमेंट, पहले मैं वीडियो में बता चुका हूँ और अब भी बता रहा हूँ कि हमारा डेवलपमेंट सिर से शुरू होकर पैरों तक जाता है। तो पहले डेवलपमेंट सिर का होगा, फिर उसके बाद हमारे धड़ का होगा, फिर हमारे पैरों का होगा। तो ये एक यूनिफॉर्म पैटर्न है। ये यूनिफॉर्म पैटर्न सभी फॉलो करेंगे। तो हमारा समान प्रतिमान का सिद्धांत, ये भी हमारा एक विकास का सिद्धांत है। सिद्धांत नहीं है, विशिष्ट के सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत। ये सिद्धांत होता ही नहीं है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं हम 8 की तरफ। विकास एक प्रक्रिया है। विकास एक कैसी प्रक्रिया है? खंडित प्रक्रिया है, निरंतर है, पूर्ण है, अपूर्ण है। अब ये अपूर्ण तो होती है क्योंकि वो जीवन तक, मतलब मरने तक चलती है। और अपूर्ण नहीं हो सकती। लेकिन क्या क्या लगाएंगे आप इसमें? तो आप लगाएंगे इसमें निरंतर प्रक्रिया है। वो कभी पूर्ण नहीं होती, आप खत्म हो जाएंगे तभी वो, अगर आप दोबारा से जिंदे भी हो गए ना तब भी वो चलने लग जाएगी, वो पूर्ण ही नहीं होगी। ठीक है, तो वो निरंतर प्रक्रिया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकास का एक सिद्धांत नहीं है। अब मैंने आपके सामने इतने सारे एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछने वाले नहीं से जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपके सामने अब रख दिए हैं कि आप कंफ्यूज ना हो। देखिए, इसमें ऑप्शन में गड़बड़ी करेगा। कभी तो उसमें वो ग्रोथ के ऑप्शन दे देगा, कभी वो आपके इन्वायरमेंट हेरिडिटी से ऑप्शन दे देगा, और कभी वो विकास के सिद्धांतों से ऑप्शन दे देगा। तो आपको वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन क्वेश्चन आपका सेम ही रहेगा। इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? ठीक है, आपको विकास को समझना है और उसके सिद्धांतों को समझना है, प्लस ग्रोथ को समझना है, प्लस उसके इम्प्लीमेंट को समझना है। ये आप सोचिएगा थोड़े दिमाग से कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है। ग्रोथ को हम नाप सकते हैं, विकास को हम नाप नहीं सकते हैं। विकास एक सतत प्रक्रिया है, जबकि ग्रोथ एक लिमिटेड प्रक्रिया है, वो रुक जाती है। और इसके सिद्धांत हमें अलग अलग दिए गए हैं। कॉग्निटिव अलग है, सोशल अलग है, स्पिरिचुअल अलग है। ये हमारे अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं विकास के, जो अलग साइकोलॉजिस्टों ने अपना अपना एफर्ट लगा के दिया है। तो इसको करते हैं हम विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास संशोधन योग्य है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, ये भी सही है। विकास जीवन पर्यंत होता है, ये भी सही है। विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है, ये भी सही है। तो फिर गलत क्या है? विकास जो है ना, संस्कृति से कभी शासित या निर्धारित नहीं होता। विकास निर्धारित किससे होगा? आपका हेरिडिटी, वंशानुक्रम तथा पर्यावरण। कहाँ पर आप पले हैं, कहाँ पे आप बड़े हैं, कैसा आपका पेयर ग्रुप है। पेयर ग्रुप मतलब आपके फ्रेंड सर्कल कैसा है, आपके पेरेंट्स का डेवलपमेंट कैसा है। पेरेंट्स अगर उनकी हेरिडिटी कैसी है, ज़्यादा मैच्योर है, मतलब ज़्यादा ही इंटेलिजेंट है, तो आप प्रोबेबिलिटी है कि आप भी ज़्यादा ही इंटेलिजेंट हो। लेकिन कई केसों में रिग्रेशन हो जाता है, लॉ ऑफ रिग्रेशन। ये मेंडल का लॉ ऑफ हेरिडिटी है, जिन्होंने 3 लॉ दिए थे, एक एक्सेप्शन दिया था कि लॉ ऑफ रिग्रेशन। 3 कौन कौन से उन्होंने वो दिए थे? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, अब लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है? मान लीजिए आप पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के एक का कलर जो है कि वो ब्लैक है और एक का कलर वाइट है। ठीक है, तो वो प्रोबेबिलिटी है कि कौन सा कलर उसके बच्चे में डोमिनेंस करेगा, मतलब प्रभावित करेगा बच्चे को। अगर बच्चे का कलर ब्लैक है तो वो ब्लैक कलर डोमिनेंस कर गया, वाइट है तो वाइट कलर डोमिनेंस कर गया। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में ये होता है कि बच्चे के जो डिपेंडेंट, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पेरेंट्स से जो जाते हैं, वो अलग अलग रिप्रेजेंट करता है अपने आप को।
दोनों को मिक्स करके। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस क्या होता है कि माता पिता के गुण होकर भी बच्चा अपने नए गुणों को उभारता है, ठीक है। और उनका एक अलग था लॉ ऑफ रिग्रेशन। लॉ ऑफ रिग्रेशन में क्या होता है कि मान लीजिए आपके पेरेंट्स हाई आईक्यू लेवल वाले हैं, लेकिन उनके बच्चे लो लेवल आईक्यू वाले हुए, तो वो अपोजिट जाएंगे, ठीक है, तो वो लॉ ऑफ रिग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विकास जो है संस्कृति से शासित और निर्धारित नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। कैसे बढ़ता है विकास? जटिल से कठिन, विशिष्ट से सामान्य, साधारण से विशिष्ट। कैसे बढ़ता है विकास? जो है पहले आप सामान्य चीज़ें पकड़ते हो, फिर आप विशिष्ट चीज़ें करते हो, धीरे धीरे सीखते हो ना, ABCD सीखते हो पहले, फिर उनके शब्द बनाना सीखते हो, फिर वाक्य बनाना सीखते हो, फिर आप पैराग्राफ पढ़ना सीख जाते हो। तो ये सामान्य से विशिष्ट की ओर आगे बढ़ता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने ये रहा, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत नहीं है, विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन देखिएगा कैसे बदलेगा। विकास लंबवत व न होकर वर्तुलाकार होता है, ठीक है। विकास क्रमबद्ध होता है, ये सही है। विकास निरंतर होता है, ये भी सही है। विकास एक मशीनी प्रक्रिया है, ये भी सही है। नहीं, ये सही नहीं है। विकास एक बायोलॉजिकल, एक सोशल फैक्टर, एक मेंटल फैक्टर, सबको मिला के जो होती है, लेकिन मशीनी प्रक्रिया नहीं है। वर्तुलाकार, लंबवत ना होकर वो वर्तुलाकार स्फेरिकल शेप में होता है, ठीक है। विकास के हम फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल से रिलेटेड विकास की एक अलग क्वेश्चनरी लेके आऊँगा, मतलब उससे आप अच्छी तरीक़े से करिएगा, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी पेपर में आपका क्वेश्चन नहीं बचेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। विकास मशीनी प्रक्रिया नहीं है, वो पूछ रहा है नहीं है, तो ये कह रहा है विकास मशीनी प्रक्रिया है, तो नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? ठीक है। विकास विषम जातीय से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। और ये ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 है, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, ये भी सही है। विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है, ये भी सही है। लेकिन क्या इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है, ये आप देखिए, कौन सा ऑप्शन गलत है इसमें? ऑप्शन नंबर 3 इसमें बिल्कुल गलत है। हो सकती है मतलब इसमें नहीं पूछा है, मतलब नहीं पूछ रहा है, इसमें हम पूछ रहे हैं कि विकास के साथ संबंधित हो सकती है। तो विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, हम पढ़ते हैं ना, यूनिफॉर्म पैटर्न में चलता है, विकास सतत चलता है। तो इसमें नहीं वाला पूछा नहीं है, सॉरी, मुझे माफ़ कीजिएगा, ये नहीं था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। सतत प्रक्रिया है, निरंतर यूनिफॉर्म पैटर्न में चलती है और सभी चीज़ों को साथ लेकर चलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? अब यहाँ नहीं पूछ रहा, नहीं है, पता है सिद्धांत है ये, तो ये आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन में कन्फ्यूजिंग वाले होते हैं ये क्वेश्चन। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये तो गलत है। ये तो विकास की सभी प्रक्रिया अंतर संबंधित नहीं है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित होती हैं। विकास हमेशा रेखीय होता है, ये सही है गलत है बताइए, मैं सही लगा रहा हूँ। विकास की दर समान नहीं होती, ये भी सही है। अब इसमें तो दोनों सही हैं, तो हम क्या लगाएंगे इसमें, सोचिए। इसमें लगाएंगे हम ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। विकास की दर मतलब विकास हमेशा रेखीय पैटर्न, यूनिफॉर्म पैटर्न में होगा, चाहे कहीं भी हो।
हमको बेस्ट ऑप्शन लेना है, ठीक है, हमको बेस्ट ऑप्शन लेना है क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा ऑप्शन। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक डैश नमूनों को अनुगमन करती है। कैसे चलती है? एड़ी से चोटी की ओर चलती है, व्यवस्थित, अप्रत्याशित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। बिल्कुल सही ऑप्शन 4, क्रमबद्ध चलती है कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये और इसके बाद ये डेवलपमेंट होगा। क्रमिक और व्यवस्थित चलती है। मान लीजिए ये चलने वाली प्रक्रिया है और यहाँ पर जाकर ये डाइवर्ट हो गई, इधर चलने लग गई, विकास का इधर न जाके इधर चलने लग गई, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? रिटार्डेडनेस। अब मान लीजिए किसी बच्चे का सोशल डेवलपमेंट या मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है, तो पहले तो उसका मेंटल डेवलपमेंट चला, लेकिन बाद में जाके उसके एक्सीडेंट या किसी भी अदर फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर ने उसे हिट किया और उसका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो डिसबैलेंस या डाइवर्ट हो गया। आगे बच्चे का विकास नहीं हो पाएगा, मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इसी चीज़ को क्या कहते हैं हम? रिटार्डेडनेस, ठीक है, इसी चीज़ को हम रिटार्डेडनेस कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे आप ध्यान से पढ़िए। दो व्यक्ति समान नहीं होते, परंतु सभी बालकों में विकास का क्रम समान होता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? ठीक है, दो व्यक्ति समान नहीं होते, इंडिविजुअल डिफरेंट होते हैं, परंतु बालकों में विकास का क्रम समान होता है। हाँ, मैंने कहा था ना, यूनिफॉर्म पैटर्न में चलता, एक साथ विकास चलता है, विकास कभी रुकता नहीं है। ये किसने कहा था? गैरोल ने कहा था, जीन पियाजे ने कहा था, एरिक एरिक्सन ने कहा था या वाइगोट्स्की ने कहा था? तो ये कहा था गैरोल ने, ठीक है। ये आप ध्यान रखिए कि बालकों में विकास का दर समान रहती है, कभी चेंज, मतलब अब मैंने पीछे बताया कि विकास दर सब में चेंज हो जाती है, क्योंकि वो कहीं अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग होती है। लेकिन ये किसी व्यक्ति का विचार है, ये डेफिनेशन गैरोल ने दी है, ये इनके पॉइंट ऑफ व्यू से थी। लेकिन जो सभी मनोवैज्ञानिक मानते हैं वो ये मानते हैं कि विकास की दर समान तो होती है, लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग समान होती है। ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप इसे मान सकते हैं कि ये गैरोल ने कहा है। गैरोल ये मानते थे कि विकास का क्रम समान होता है, लेकिन हम जनरली ये नहीं मानते। ये विकास सतत चलता है, लेकिन विकास की दर जो है वो अलग अलग कंडीशन को वेरी करती है कि इस कंडीशन में इसका विकास इतना होगा या इसका विकास इससे ज़्यादा होगा, ठीक है। जीन पियाजे ने क्या दिया था? कॉग्निटिव संज्ञानात्मक विकास दिया था जीन पियाजे ने, जिन्होंने 4 अवस्थाएं दी थी: सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। एरिक्सन ने साइको सोशल थ्योरी दी थी और वाइगोट्स्की ने सोशियो कॉग्निटिव थ्योरी दी थी, ठीक है। तो ये आपके आज का प्रैक्टिस सेशन ख़त्म हुआ। आप में से बहुत से लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके जाते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अगर सपोर्ट कीजिए, और ऐसे ही कंटेंट और ऐसे ही मज़ेदार प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फ्रॉम AS अकेडमी। दिस इज़ अमित कुमार। जय हिंद।